नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एन्यूअल नॉलेज 100 पे। आज आपको बताएंगे केंद्रीय बजट 2026-27 का 1 फरवरी के दिन इसे क्या किया जाता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाता है। इसमें क्या होता है आपको बता दें, आय और व्यय भारत सरकार सभी भारतीय नागरिकों को बताने का कार्य करती है कि कितना इसने विकास किया है भारत सरकार ने और कितना यहाँ पे कमाया है धनराशि। वो सारी जानकारी आज के बजट के द्वारा दी जाती है। तो आपको बता दें कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आप कितना कमाते हैं, ये भी आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो सभी साथी दोस्त इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। आपका वीडियो यहाँ पे ज्यादा टाइम का नहीं होगा, याद रखें 10 से 15 मिनट आप लोग देख सकते हैं, वही टाइम आपका रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को वो चीज समझाऊंगा। यदि आप यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि ये केंद्रीय बजट जो लिखा है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्त याद रखें आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाए। आपके दिमाग में 1% ऐसा कोई चांस न रहे कि आपको एक केंद्रीय बजट नाम का शब्द समझ में ना आए। ठीक है दोस्त, तो चलिए हमारे साथ में और बैठते हैं इस मंजिल पे और देखते हैं आपका कहां तक भागता है केंद्रीय बजट साथियों। ठीक है, भारत सरकार ने पेश कर दिया है आज ही के दिन 1 फरवरी, जब दोस्तों हमारी आज माघ पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास की जयंती के दिन। तो याद रखेंगे दोस्तों, सभी साथियों को गुरु रविदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे समाज सुधार में अपनी भूमिकाएं निभाते रहें, जिस प्रकार गुरु रविदास ने अपनी समाज सुधार में अपनी अहम भूमिका निभाई थी साथियों। ठीक है, चलिए आपको वाराणसी में जन्मे आपके रविदास याद रखेंगे। गुरु रविदास जन्मे और वहां से उन्होंने क्या की, अपनी जूतों की दुकान की पालिश से लेकर के उन्होंने समाज सुधार में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए उनका आज कौन सा जन्मदिन है ये आपको जरा बता दें। उनका आज का 649वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो आपके वाराणसी में माघ पूर्णिमा के रूप में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार हमारे भारत में दीपावली के रूप में त्योहार मनाया जाता है, उसी प्रकार वाराणसी के दिन आज ही के दिन आपको पता होगा वहां पे पर्व के रूप में उनकी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट मतलब महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, अब हम आपको समझाते हैं, सीधी बात बजट पे चलते हैं। क्योंकि आप लोग कहोगे कि सर आप तो भटक गए अपने मंजिल से, तो भटकना नहीं है, हम आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में बताने वाले हैं कि आज का बजट 2026-27 के लिए क्या सरकार ने पेश किया है। उस चीज को देखते हैं साथियों। आपको एक शब्द बता दें, यहाँ पे 2 चीजें आपको बता रहा हूं, उन चीजों से आप लोग ये जो बजट और केंद्रीय बजट ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक बात होती है बजट साथियों, उस चीज को कहते हैं कि आप कितना कमाई करते हैं और कितना खर्च करते हैं। सीधी सीधी बात कि आप 1 रुपए कमाते हैं, 1 रुपए कहां कहां पे खर्च करते हैं, और आप यदि 10 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए आप कहां कहां से कमाते हैं और किस किस जगह पे खर्च करते हैं। सीधी सादी बात कि आपने एक कार्य क्या किया, आपने माना कि आपने क्या किया, आपने एक क्या किया था, आपने क्या किया 10 मकान बनवाए, 10 मकानों से अलग अलग तरीके से आपने 30 रुपए कमा लिए। क्या कमा लिए? 30 रुपए कमा लिए। इसी प्रकार क्या करती है हमारी भारत, अलग अलग संसाधनों से 30,000 रुपए कमाती है, 30 रुपए कमाती है दोस्तों, सॉरी 30 रुपए कमाती है। ये आप क्या कर रहे हो, फिर कमा करके, कमाई किस लिए इंसान करता है दोस्तों, अपने खर्चे के लिए करता है कि उसकी रोज डेली की रोजमर्रा पूरी होते रहे और कुछ कमाई सेव हो जाए, जिससे कि भविष्य को सिक्योर किया जा सके, यही तो बात रहती है। इसी प्रकार भारत भी क्या करती है, भारत सरकार करती है कि ये पैसा कमाया है, इसको हम देश के विकास में लगाएंगे, विकास में लगा करके देश को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा जो मिशन है आपको पता होगा 2047 का विकसित भारत बनाना। तो विकसित भारत हमारा कैसे बनेगा, जब हम लगातार किसी ना किसी कदम पे पौड़ी न पौड़ी आगे चलते हुए चलेंगे। आपको पता होना चाहिए जब एक एक कदम आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आपका एक ऐसा दिन आता है जब आपका एक कदम लास्ट वाला रहता है, वो सफलता की दहलीज को
छूता है, जब आपको सफलता प्राप्त होती है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आपकी सफलता के लिए आप लगातार मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके आपने एक दिन ये पढ़ा है, कल कुछ और पढ़ोगे, परसों कुछ और पढ़ोगे, आपके एग्जाम में इससे कुछ भी चीजें आ जाती हैं तो आपको ये महसूस होता है कि सर ने पढ़ाया था, मेरे एग्जाम में आ गया है, अब मेरे लिए ये बहुत ही लाभकारी हुआ और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि पढ़ाई नहीं, हम क्या गए थे, यहाँ पे क्लास छोड़ के भाग गए थे, अब पता चला कि सुरेश सर ने बताया तो था, मैंने सुना ही नहीं था, सुना नहीं था तो हम फेल हो गए। फेल हो गए मतलब कि आपने एक कदम जो यहाँ पे बढ़ाना चाहिए था, उस कदम को आपने बढ़ाने के लिए सीखा ही नहीं कि हमें ये किस कदर बढ़ाना चाहिए, हमें मालूम ही नहीं कि केंद्रीय बजट होता क्या है। ठीक है, यहां पे आपको हमें क्या बताना था, बजट समझाना था कि बजट क्या होता है। बजट वो होता है कि हमने 10 जगहों से ये 30 रुपए कमाए थे, 30 रुपए कमा करके हमने किस किस जगह पे कितना पैसा खर्चा किया है, ये हम क्या करते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। जैसे एक सरकारी नौकर रहता है, सरकारी कर्मचारी रहता है, क्या करता है, उसकी सैलरी आनी रहती है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए 2 तारीख को आनी है, 2 तारीख से पहले वो डिसाइड कर लेता है कि हमारी 20,000 सैलरी आएगी, हमें 10,000 रुपए इस जगह पे खर्च करना है, 10,000 5,000 रुपए बिल खर्च करना है, 5,000 रुपए कपड़े लत्ते लेना है, ये सारी चीजें वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि हमारा 20,000 सैलरी आएगा, हम कहां कहां पे खर्च करेंगे। इसी प्रकार से हमारी भारत सरकार क्या करती है, यहाँ पे 20,000 रुपए या फिर कहें 20 करोड़ या फिर 20 अरब, यहाँ पे जितने भी पैसे कमाने के लिए वो विचार करती है कि हमारा इस साल में इतना कमाई होगा, इस कमाई का हम इतने % क्या करेंगे, इस जगह पे खर्च करेंगे, मतलब कि शिक्षा पे खर्च करेंगे, हम 4% सड़क पे खर्च करेंगे, 4% हम कहां पे खर्च करेंगे, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को खर्च करेंगे, 4% हम आत्मनिर्भर भारत बनाने पर खर्च करेंगे। ये सारी चीजें कौन कर रहा है, आपका भारत कर रहा है। किस लिए कर रहा है, अपना बजट मेंटेन करने के लिए। आपको बजट में यहां पे अभी तक कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी। फाइनल बात है कि दोस्त जिसको भी यहां तक समझ में आ गई होंगी, आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर यहीं तक बता देना कि आपको समझ में आई या नहीं आई। नहीं आई तब भी बताना, आ गई हो तब भी बताना। अब आपको समझाएंगे मेन मुद्दा यहाँ पे कि बजट, केंद्रीय बजट क्या होता है। यहां पे इसको मिटा देते हैं, आपको इससे शायद कम समझ में आया हो। आपके सामने आता है एक दादा का परिवार, एक आता है यहाँ पे आपका भारत सरकार का परिवार। ठीक है, यहाँ पे भारत सरकार का परिवार कौन रहता है दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत सरकार एक है, इसके कितने हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में अलग अलग क्या हैं, आपके जिले रहते हैं। क्या रहते हैं, आपके जिला रहते हैं। ये आप सभी को समझ में आ गया कि आपके अलग अलग यहाँ पे जिला रहते हैं। यहाँ पे आपके दादाजी हुए, दादाजी के पिता सॉरी दोस्त, दादाजी हुए, दादाजी के क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुए, दादाजी के बेटा हुए, और दादाजी के जो पिताजी के जो बेटे थे उनको हम बेटा के रूप में 3 पीढ़ी के रूप में हमने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आप क्या हुआ, यहाँ पे आपके 28, सॉरी दोस्त, यहाँ पे हम लिख देते हैं राज्य। ओके, अब समझ में आ गया। भारत सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे जितने भी पैसे कमा रही है, कितना पैसा कमा रही है, कहां से कमा रही है, उसको कमाना है। जैसे आपसे टैक्स ले लिया, जीएसटी पे ले लिया, आप कितने पैसे कमा रहे हो उस पे आपसे टैक्स ले लिया, ये सारे टैक्स लेकर के क्या कर रही है, अपने पास में रख रही है। इसने बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे कमा करके यहाँ पे रख लिए, रख करके क्या किया, अब इसको डिसाइड कर रही है कि हमने इसको खर्चे कहाँ पे करने हैं, क्या करना है, हमें खर्चे कहाँ पे करना है। भारत सरकार अब खर्च करना शुरू करेगी। इसी प्रकार यहाँ पे दादाजी और पिताजी बेटा जी ने क्या कहा कि दादाजी के खाते में आएंगे, मान लीजिए 50,000 रुपए, 50,000 रुपए आएंगे। कब आएंगे दोस्तों, जब इनकी पेंशन आएगी। कौन सी, वही पेंशन जब नौकरी में छूटने के टाइम पे बंधी थी। 50,000 रुपए आएंगे। 50,000 रुपए हमें कहाँ पे खर्च करने हैं, ये हमने डिसाइड कर लिया है। हम क्या पूछेंगे, दादा से पूछेंगे कि 50,000 रुपए हैं दादाजी, आप तो नहीं खर्च करोगे। इसी प्रकार भारत सरकार क्या कहती है कि भारत सरकार कहती है कि भैया हमारे पास पैसा आया, हम ही खर्च करेंगे, आपको भी देंगे, याद रखें। इसी प्रकार दादाजी कहते हैं कि बेटा तुम भी लो, और पिताजी क्या कहते हैं, बेटा तुम भी लो। दादाजी के ये क्या हुए, बेटा हुए, और इनके जो ये पिताजी बने बैठे, इनके ये बेटा हुए। तो ये क्या कहते हैं, एक दूसरे को पैसा आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि सारी पीढ़ियां मजे से
खा सके, कमा सके, अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। उसी प्रकार यहाँ पे भारत सरकार क्या कर रही है, लगातार पैसा कमा करके राज्यों को भी दे रही खर्चे के लिए। जिलों को कौन दे रहा है, राज्य दे रहे हैं। राज्य देकर के क्या कर रहा है, लगातार आपके यहाँ क्या होता है, सड़कों का निर्माण होता है। आप देखते होंगे सड़कों का निर्माण जल जीवन मिशन के तहत आपके घरों में, आपके गांवों में, ग्रामीण इलाके में क्या हो रही हैं, लाइनें बिछ रही, पाइप लाइनें जो आपको क्या करती हैं, स्वच्छ पानी देने की गारंटी देती हैं। उसी प्रकार आपको क्या होता है, यहाँ पे सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, आपको पेंशन दी जाती है। पेंशन आपको पीएम किसान योजना के तहत सम्मानित के तहत पैसा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, आपकी भारत सरकार कर पा रही है कि आपसे पैसा कमा करके आपके ऊपर ही खर्च कर रही है। इसी प्रकार ये आपके दादाजी हैं, आप लोगों ने कमा करके इन्हें दिया दादाजी को, दादाजी ने क्या किया, फिर आपकी शादी कर दी, शादी करके आपको पैसे खर्चे के लिए दादाजी दे रहे हैं आप। इसी प्रकार ये सारी प्रक्रियाएं आपकी बजट के रूप में आती हैं। भारत सरकार जितना चाहे एक पैसा कमाए चाहे दो पैसा कमाए, उसको दिखाना रहता है कि दो पैसे हमने कितने आयामों से कमाए। कितने आयामों से मतलब कि हमने ये ट्रेन से कमाए हैं, ये हमने जीएसटी से कमाया है, ठीक है, ये हमने ये ट्रेन से कमाए, जीएसटी से कमाए, और ये हमने कहां से कमाए हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। टैक्स जो हमारा क्या रहता है, ये टैक्स पेयर रहते हैं, ये व्यक्ति टैक्स पेयर रहते हैं, इनसे कमाया है। ये दो पैसे कमाए हैं, दो पैसे कमा करके अब भारत सरकार क्या कहती है, हमें कहां पे खर्च करना है, हमें ग्रामीण इलाके में सड़क बनवाना है, उस पे खर्च करना है, हमें क्या करना है, पेंशन देना है, और क्या करना है, पेंशन देना है, और क्या करना है, हमें क्या करना है, गांव में हमें जल पहुंचाना है। कैसा, स्वच्छ जल पहुंचाना है। तो ये कौन कर रहा है, भारत सरकार आपकी कर रही है। जितना पैसा इधर से कमा रही है उतना पैसा इधर खर्च कर रही है। वो दिखा भी रही है कि हम इतना पैसा कमाया है, इतना खर्च किया है। मान लो भारत सरकार क्या कह रहता है, कभी कभी आप लोगों का भी रहता है कि हमारे पास पैसे 10 हैं, हमें खर्चा करने की आवश्यकता क्या है, 12 है, क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि हम 10 रुपए यहाँ पे 12 रुपए कमा सकें। हम 10 रुपए कमा पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम 12 रुपए कमा लेंगे, इसको चुका देंगे, किसी से उधार ले लेते हैं, अभी हम क्या करेंगे, अपना कार्य कर लेंगे। उसी प्रकार भारत सरकार क्या करती है कि पैसा उधार ले लेती है, उधार ले लेकर क्या करती है, अपना विकास कार्य पूरा कराती रहती है। उसी बात को यहाँ पे हमने आपको समझाया कि 10 रुपए में आपके पास थे, आपने 12 रुपए 2 रुपए किसी से उधार लिया, अपने काम को निपटा लिया। उसी प्रकार भारत सरकार ने क्या किया, 4.3 आपका 4.3% क्या किया, पैसे उधार ले लिए, उधार लेकर के अपना निर्माण कर लिया। इसे कहते हैं दोस्तों राजकोषीय घाटा, कि हमारे भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वही रहता है जो यहाँ पे हमने 4.3% आपको बता रखा है। मान लीजिए कि इतने क्या किया, माना कि इसने 40 रुपए कमाए, 40 रुपए में क्या खर्च करना था, इसको 50 रुपए खर्च करना था। तो दोस्तों 40 रुपए ही कमाए थे, 50 रुपए खर्च करने के लिए आपको किसी ना किसी से तो उधार लेना पड़ेगा। उधार लेने का मतलब है, यहाँ दोस्तों आपको एक चीज समझा देता हूं, 100 रुपए आपने कमाया, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपने 75 रुपए कमाए, 75 रुपए कमा करके आपने 100 रुपए खर्च करने की कोशिश की, तो आपका जो 4% चीजें रहेंगी वो आप किसी से उधार लेकर के करोगे। यहाँ पे कितने परसेंट, 25 यहाँ पे आपका आ जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये आपका रहता है भारत का बजट। बजट आपका कितना पैसा कमाई हुई है, आपने 1 पैसा कमाया और आपने भविष्य में सोच लिया कि हमें कहां कहां पे खर्च करना रहता है, यही बजट रहता है। ये कौन पेश करता है, आपके भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाता है। आज ही के दिन कुल वे आपकी बताई गई है 53.5 होगी, लाख रुपए करोड़ होगी। यहाँ पे राजकोषीय घाटा 4.3% यहाँ पे 2026-27 का बताया जाता है। उसी प्रकार भविष्य की बातें की जा रही, उसी प्रकार हमारा 2025 और 26 का राजकोषीय घाटा क्या था, याद रखेंगे 4.4% था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप लोग समझ लेंगे कि आपका जो यहाँ पे 0.4 लाख है, ये आपका क्या रहता है, फ्री कर रहता है। कि यदि यहाँ पे आपने 0.4 लाख तक एक वर्ष के अंदर, याद रखेंगे वहां पे यहाँ पे एक शब्द याद आता है वर्ष, मंथ की बात नहीं हो रही है। आप एक वर्ष में
4 लाख रुपए कमाते हैं, याद रखिए आप एक वर्ष में 4 लाख रुपए कमाते हैं तो आपके ऊपर 0 टैक्स लगेगा। उसी प्रकार यदि यहाँ पे आपने 4 से लेकर के 8 लाख रुपए कमाए हैं एक वर्ष में तो आप 5% यहाँ पे टैक्स पेयर हो जाते हैं। उसी प्रकार आप 8 से 12 लाख रुपए कमाते हैं तो याद रखिए 10% आपको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। उसी प्रकार आप 12 से 16 लाख कमाते हैं तो आपको 15% देना रहेगा। आगे आपका 16 से 20 लाख कमाते हैं तो 20 लाख देना रहेगा। 20 से 24 कमाते हैं तो आपको 25% देना पड़ेगा। इसके आगे आता है अब आपका 24 से अधिक आप कितना भी कमाते हैं, 24 लाख से अधिक कितना भी कमाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स कितना पड़ेगा, 30% पड़ेगा साथियों। कितना पड़ेगा यहाँ पे याद रखेंगे, 30% आपका टैक्स पड़ेगा। तो सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। याद रखिए सभी साथी दोस्त, यहां तक चीजें आपको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो सभी साथियों को यहां तक चीजें समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और जानकारी आपको हमारी ही क्लास पे आपको उपलब्ध होते रहेंगे। जल्दी हम डिजिटल बोर्ड पे आपको दिखेंगे। तो सभी साथी दोस्त हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जय हिंद जय भारत, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी साथी दोस्त हमारे साथ में जुड़ेंगे, ठीक है।